नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नंदन नीलेकणी संभालेंगे परीक्षा सुधार की कमान। परीक्षा व्यवस्था के लिए बनी हाई पावर टास्क फोर्स और तकनीकी आधारित और पारदर्शी सिस्टम पर होगा पूरा फोकस और पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसे में देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की दिशा में केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान कर दिया है और जिसकी कमान इंफोसिस के सह संस्थापक और आधार परियोजना के प्रमुख वास्तुकार नंद नीलेकणी को सौंपी गई है और ये टास्क फोर्स देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और तकनीकी आधारित बनाने के लिए रोड मैप तैयार करेगी। हाल ही के पेपर लीक मामलों और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार ने परीक्षा सुधारों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिस पर हर छात्र और अभिभावक भरोसा कर सके और इससे आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल हो। टास्क फोर्स में शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं जो कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी समेत पूरे परीक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक और तकनीकी सुधारों के सुझाव देंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पेपर लीक मामले में सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा प्रणाली के लिए हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसको देखते हुए अब हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि नंदन नीलेकणी जो है अब इस पूरी परीक्षा की कमान संभालेंगे। हाई पावर टैक्स फोर्स बन गया है। तो सर, क्या लग रहा है कि पेपर लीक जो इतने समय से चल रहा था, अब ये पेपर लीक रुक जाएगा? देखिए अनीता, सरकार के जो दिन है, क्योंकि ये जो टीम सजाई गई है लीकेज रोकने के लिए और परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, कोई भी पेपर लीक ना हो और ढंग से सारे पेपर हो और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए जो टीम जो गठित हुई है, ये जितने भी नाम इसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक ना एक आपको बुद्धिजीवी आपको दिखाई देगा। बिल्कुल। इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं और नीलेकणी साहब, उनका अपना एक व्यक्तित्व रहा है। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए पूर्व लोग हैं वो भी हैं। तो मुझे लगता है अगर इनको इंडिपेंडेंट अगर चार्ज दे दिया गया, इनके ऊपर किसी तरीके से कोई दबाव नहीं रहा, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि परीक्षाओं और शिक्षा पे जिस तरीके से तलवार लटकी पड़ी है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जग रही है कि उसमें सुधार होगा जरूर। जी बिल्कुल। ऐसे में ये टास्क फोर्स बनी है सर, इससे पहले भी बन चुकी थी और फिर आज जो है मानसून सत्र में भी चर्चा होने का कहा जा रहा है कि चर्चा शुरू होगी। हालांकि पक्ष और विपक्ष उस समय देखा जाएगा, लेकिन टास्क फोर्स से क्या लग रहा है कि सिस्टम पूरी तरह से जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं बच्चों से लेकर ऊपर बड़े पदाधिकारियों तक, तो ये कड़ियों में सुधार आएगा? नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। देखो, इस तरीके की टास्क फोर्स पहले भी कई सारी बन चुकी हैं और जब चीजें बिगड़ती हैं तो उसमें फास्ट ट्रैक भी बनाए जाते हैं, सब कुछ रहता है। तो पिछले अगर इन पे गौर करके हम नई चीजों को अगर उसमें कनेक्ट करें तो थोड़ा एकाएक पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता कि इसके बाद वास्तव में क्या व्यवस्था सुधर पाएगी। और ये बात है, ये तथ्यात्मक रूप से सच है कि छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, उसमें लीकेज पूरी तरीके से भर चुका है। 120 बल्कि 126 छोटे बड़े पेपर लीक आउट होना और ऐसे बच्चे जो वास्तव में बहुत मेहनती हैं और परीक्षा पास करके अपना नया जीवन भविष्य बनाने की कोशिश करती हैं, उनके अरमानों पे किस तरीके से ये पलीता लगता है, तो इसमें थोड़ा दुख तो होता है। अब आप खुद देख लीजिए कि इस बार की जो नीट परीक्षा पिछली बार हुई थी, जो लीक हो गई थी, तो उसमें 22.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी। बिल्कुल। फिर इन्होंने री एग्जाम करवाया, उसमें 19,870 बच्चे बैठे। मोटा मोटा 3-3.5 लाख बच्चे नहीं बैठ पाए। अब आप इतना बड़ा गैप आप कैसे भर पाओगे? ये बच्चे वो हैं जो बामुश्किल एक बार बड़ी मुश्किल से उन्होंने परीक्षा की तैयारी करी
और वो लीक हो गई। दोबारा से ना उसके पास इतने संसाधन थे, ना उनके पास इतना वक्त था। तो इन सब चीजों को लेके चीजें बाद में ना हो, आगे ऐसी भविष्य में ना हो, तो उसको लेके प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है, अच्छी बात है। और सरकार अगर इस पे ईमानदारी से काम करती है तो मुझे लग रहा कोई सुधार, कोई रिफॉर्म होने बात कही जाएगी। अगर पता चला इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को, उसकी तपिश को कम करने के लिए सारे ड्रामे अगर हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा थोड़ा सा गलत होगा। जी बिल्कुल सर, एक अभिभावक होने के नाते भी मेरा एक सवाल होगा आपसे कि आप भी अभिभावक हैं, तो क्या अब आप इस टास्क फोर्स पर इतना भरोसा करेंगे? देखिए, मैंने बताया ना कि आशंका पूरा देश इस बात को जता रहा है कि देखिए पिछली दफे भी और पिछली विगत दिनों में भी ये चीजें हुई, उस समय भी इतना ज्यादा सुधार हो नहीं पाया था। लेकिन ठीक है, जो सरकार अगर करती है, उम्मीद तो आपको करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके हमारे पास चारा क्या है? सरकार कोई नया नियम बनाती है, नई टीम गठित करती है और व्यवस्था को रिफॉर्म करने की हम लोगों को दिलासा दिलाती है, तो हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक आम आदमी ये तो है नहीं सीधे मंत्रालय में चला जाए जो अपनी इच्छा जाहिर करे कि ये नहीं, इसमें ये होना चाहिए, वो वैसे तो व्यवस्था अपने यहाँ है नहीं। लेकिन ठीक है, देरा दुरुस्त है और व्यवस्था थोड़ा सा सरकार पे भरोसा करके चलना चाहिए। जो 1 महीने थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और मुझे लग रहा है ये इंतजार हम आप ही नहीं करेंगे, ये जो इंतजार हुआ है सीजेपी कॉकरोच पार्टी को दिलासा दिया गया है। अगर हमने सही नहीं करा तो दोबारा से आप अपना फिर कुछ भी आप कर सकते हो। जी ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका ईरान तनाव कम होने से बाजार को राहत मिली है और ऐसे में कूटनीतिक समाधान की उम्मीद से गिरे तेल के दाम और भारत जैसे आयातकार देशों के लिए राहत की ये बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में क्रूड की कीमत करीब 5% तक लुढ़क गई है, जिसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और कूटनीतिक समाधान की उम्मीद को प्रमुखता से वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को रोक दिया है, जिससे बाजार में ये भरोसा बढ़ा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इसी उम्मीद के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका कम हुई है और निवेशकों ने राहत की सांस ली है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और कम होता है तो होर्मुज जलडमरू मध्य में तेल आपूर्ति सामान्य रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों में दबाव बना रह सकता है। हालांकि विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि क्षेत्र में हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए और किसी नए घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर तुरंत पड़ सकता है। भारत जैसे तेल आयातकार देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट राहत देने वाली मानी जा रही है, क्योंकि इससे आयात लगातार और महंगाई पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस घटनाक्रम के बाद से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सारंगी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बन गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से अर्चिता सारंगी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक हेडलाइन साझा की जिसमें उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी थी और इसके बाद से उन्होंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हुए दावा किया कि उन पर यह पोस्ट हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि वो किसी भी स्थिति में अपनी पोस्ट डिलीट नहीं करेंगी और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अर्चिता ने लिखा है कि डीपी के पीए जो उनकी मां का ये पोस्ट हटाने के लिए संदेश भी भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से ऐसा नहीं करना चाहूंगी और माना जा रहा है कि उन्होंने डीपी शब्द का इस्तेमाल धर्मेंद्र प्रधान के नाम के संक्षिप्त रूप में लगाया है और ऐसे में स्टोरी के अंत में उन्होंने लिखा है कि चिंता मत कीजिए, ये डिलीट नहीं होगा। जय जगन्नाथ और जय हिंद। और कुछ समय बाद ही अर्चिता सारंगी का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि अकाउंट डीएक्टिवेट होने के कारण की अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और ये उनका साहसी निर्णय है। अपराजिता सारंग ने प्रशासन
पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुकी हैं और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भुवनेश्वर सीट से जीत दर्ज कर चुकी हैं। और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया और इसके बाद से प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। प्रहलाद जोशी पहले से ही उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और साथ ही नवीनकरण ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब वो शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी देखेंगे। वहीं देश भर में परीक्षा पेपर लीक के मामलों पर सख्ती बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आज लोकसभा में परीक्षा संसाधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी और इस संशोधन का मकसद पेपर लीक और संगठित परीक्षा प्रणाली के मामलों में तत्काल जांच और तेज सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित विधेयक में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रावधान है ताकि ऐसे मामलों को जल्द ही निपटाया जा सके। इसके अलावा जांच 2 महीने के भीतर पूरी करना, हाईकोर्ट में अपील का निपटारा 3 महीने के भीतर करना और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है। सरकार संगठित पेपर लीक गिरोह, परीक्षा केंद्रों, सेवा प्रदाताओं और साथ ही संस्थाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान ला रही है। संशोधन के तहत दोषियों के खिलाफ जेल की अवधि और जुर्माना दोनों ओर से कड़ी प्रस्ताव दिए जाएंगे। हाल ही के परीक्षा विवादों और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार का कहना है कि ये कानून सार्वजनिक परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करेगा। वहीं विपक्ष इस विधेयक पर संसद में सरकार से कई सवाल पूछने की तैयारी में है। वहीं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से आज कई राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश से इस्तीफे देने की मांग कर दी है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जवाबदेही तय करने की बात कही है। पंजाब में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जवाबदेही तय होने के बाद से राज्यों में भी शिक्षा से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर संबंधित राज्य सरकारों का कहना है कि उनका यहां पर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं और विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए मुद्दों को उछाल रहा है और इस पूरे घटनाक्रम के बीच शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधार एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। वहीं जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्राइड परेड के दौरान हुए संदिग्ध इस्लामी आतंकी हमले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अधिकारियों के मुताबिक 21 साल के संदिग्ध पर आरोप है कि उसने पहले एक मिनी वैन से भीड़ को कुचला और फिर धारदार हथियार से लोगों पर हमला किया और इस हमले में एक महिला की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से पुलिस ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध को बर्लिन के स्पाइन डाउन इलाके से घेर लिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने हथियार के साथ पुलिसकर्मियों की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मार दी गई। शुरुआती जांच में संदिग्ध के कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधाराओं से जुड़े होने की बात सामने आई है और मामले के आतंकवाद के एंगलों से भी जांच की जा रही है। जर्मनी के चांसलर ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और घटना के बाद से पूरे जर्मनी में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं अमेरिका के पास आयोजित बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान गोलीबारी की बड़ी घटना सामने आई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक फायरिंग में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक छोटा बच्चा भी शामिल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। फेस्टिवल को तुरंत ही खाली कराया गया और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
अधिकारियों ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने और जांच में सहयोग करने की अपील की है। फिलहाल संदिग्धों की तलाश जारी है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में 15 साल के बल्लेबाज ने जैसे ही अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो इससे पहले तक किसी बल्लेबाज ने नहीं बनाया था। पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए वैभव ने 31 गेंदों में 50 रन ठोके और अर्धशतक तक पहुंचने के लिए वैभव ने 6 चौके और 2 छक्के भी लगाए और उनके टी20 इंटरनेशनल करियर का दूसरा अर्धशतक भी रहा है। वैभव 15 साल की उम्र में टी20 इंटरनेशनल 15 बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में वैभव ने 19 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर इतिहास रचा था और वहीं टी20 इंटरनेशनल में 15 बनाने वाले वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और अब वैभव सूर्यवंशी ने 3 मैचों में दूसरे अर्धशतक से एक और कीर्तिमान बना लिया है। टी20 इंटरनेशनल ही नहीं, वैभव पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 साल के होने से पहले 2 अर्धशतक जमाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेपाल के कुशल मला ने एक बार ऐसा किया था और इसके साथ ही अर्धशतक जमाने के बाद से वैभव सूर्यवंशी तेजी से सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ब्रेंड इवेंस के एक लाजवाब कैच ने उनकी पारी को 81 रनों पर समाप्त कर दिया। वैभव निराश होकर पवेलियन लौट गए और मालूम था कि जिस लय में वो बल्लेबाजी कर रहे थे, शतक पूरा करने का अच्छा मौका था। हालांकि वैभव की गेंदों की पारी शानदार रही। उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा महज 4 गेंदों में 2 रन बनाकर दूसरे ही ओवर में पवेलियन लौट गए। टीम का पहला विकेट 1.5 ओवर में और 20 रन के स्कोर पर गिरा। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी पर पारी संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने निराश नहीं किया। शुरुआती झटके के बाद से वैभव ने ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 50 गेंदों में 75 रन की शानदार साझेदारी की और इस दौरान वैभव ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 24 गेंदों पर 29 रन बनाए, 39 रन बनाए, जबकि ईशान किशन ने 26 गेंदों में 39 रन का योगदान दिया और इस साझेदारी ने भारत की मुश्किल परिस्थितियों में बाहर निकाला और साथ ही स्कोर को 10.1 ओवर में रन पहुंचाए। भारत ने सीरीज का पहला मैच 7 विकेट से अपने नाम किया और इसके बाद से अगले मुकाबले में 90 रन से जीतकर सीरीज में 2.1 से अजत बढ़ाई। एक और भारत लगातार तीसरा मैच अपने नाम करना चाहेगा तो दूसरी ओर जिम्बाब्वे का मकसद इस मैच को जीतकर सम्मान बचाना होगा। वहीं भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने आयोजित 2026 राष्ट्रीय मंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में मीराबाई ने रिकॉर्ड तोड़कर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने लगातार तीसरे राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण जीतने का ऐतिहासिक कारनामा भी कर दिखाया है। मीराबाई चानू ने स्नैच और साथ ही क्लीन एंड जर्क दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन किया है और कुल वजन उठाकर नया कॉमनवेल्थ गेम रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। उनके दमदार प्रदर्शन के सामने बाकी खिलाड़ियां काफी पीछे रह गए और इस जीत के साथ ही भारत के पदक अभियान को नई रफ्तार मिली है। इससे पहले ऋषिकांत सिंह और राजा मथुपांडी ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोलना था और मीराबाई की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। खेल विशेषज्ञों का कहना है कि चोट से वापसी के बाद से इस तरह का प्रदर्शन मीराबाई चानू के जज्बे और मेहनत का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत की इस स्टार वेटलिफ्टर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बड़े मंच पर दबाव में भी वो देश के लिए स्वर्ण जीतने का दम रखती हैं। राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत की निगाहें अब अन्य स्पर्धताओं पर टिकी हुई है, जहां खिलाड़ियों से पदकों की उम्मीद की जा रही है।
वहीं कॉमनवेल्थ गेम 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए वेट लिफ्टिंग से एक और खुशखबरी निकलकर सामने आई है। तमिलनाडु के युवा वेटलिफ्टर राजा मुथुपांडी ने पुरुष में 65 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है और ऐसे में जर्क मिलकर कुल 286 किलोग्राम वजन उठाए हैं और दूसरे स्थान पर रहते हुए भारत की झोली में एक और पदक डाला है। स्वर्ण पदक मलेशिया के एजलीन बिन मोहम्मद ने जीता है। उन्होंने नया गेम्स रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। राजा मुथुपांडी का ये राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने कड़े मुकाबले के बीच लगातार दबाव में बेहतरीन लिफ्ट लगाई। उन्होंने रजत पदक के साथ भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान के मजबूत किया है और इससे पहले मीराबाई चानू ने स्वर्ण और ऋषिकांत सिंह ने रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला। वहीं शेयर बाजार में लगातार 5 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद से आज जोरदार वापसी की है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट के चलते निवेशकों की खरीदारी लौटी है। कारोबार के दौरान बीएसई सेक्शन ने 500 से ज्यादा अंकों की तेजी दिखाने के लिए देखने को मिली है, जबकि ईएसई निफ्टी में 23,900 के स्तर के ऊपर पहुंच गया है। बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, ऑटो और ऊर्जा के क्षेत्र में शेयरों में देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट भारत जैसे तेल आयातकार देशों के लिए राहत भरी है और इससे पहले कंपनियों के तिमाही के बेहतर नतीजे भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाए हैं। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेशकों की गतिविधियां, वैश्विक घटनाक्रम और कॉर्पोरेट नतीजे भी अब आगे की निवेशकों को पर नजर बनी हुई है। फिलहाल आज की तेजी ने भी बीते सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद से निवेशकों को कुछ राहत जरूर दी है। वहीं असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। राज्य में भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 66 हो गई है, जबकि 6,50,000 से ज्यादा लोग अभी भी इसकी चपेट में हैं। कई जिलों में हजारों गांव जलमग्न है। बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। सड़कें, पुल और फसलें बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिससे सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार, एनडीएफ और एसडीआरएफ और साथ ही स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। हालांकि कुछ इलाकों में पानी का स्तर धीरे धीरे घटने लगा है, लेकिन कई जिलों में अभी भी गंभीर संकट से लोग जूझ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और केवल अधिकारित निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर से कहर बरपाने की तैयारी में है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 4 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। प्रशासन ने जिला अधिकारियों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और यात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की अपील की गई है। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को भी नदी नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे राज्य के कई हिस्सों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से केवल अधिकारित मौसम बुलेटिन पर भरोसा करने और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहने की अपील की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।